Hello and welcome back, guys, to my YouTube channel Rahul Commerce Classes. Only for you, only for you, West Bengal board guys, only for you. तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में जो डायरेक्ट टैक्स का ब्रीफ हिस्ट्री था, इनकम टैक्स का जो ब्रीफ हिस्ट्री था, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और लगभग पार्ट 1 हम लोग बना के कंप्लीट किए थे। तुम लोगों ने उसको देखा भी और अब उसका पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर में जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। और अगर बात करें हम लोग पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 से पहले थोड़ा सा बता दें कि पार्ट 1 में हमने क्या कंप्लीट किया। तो पार्ट 1 के अंदर में हम लोगों ने देखा एंशिएंट पीरियड के टाइम पे, यानी कि अर्थशास्त्र में ही टैक्स के बारे में बात किया गया था चाणक्य के द्वारा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में चाणक्य का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सा लाइन था जो बोले थे याद रखने के लिए, वो क्या था? टैक्स वेयर टू बी कलेक्टेड लाइक अ बी कलेक्टिंग हनी। ठीक है, कलेक्टिंग हनी, नाइदर नाइदर नाइदर, 1 सेकेंड। ठीक है, क्या बोला गया था कि जो टैक्स है वो कैसा होना चाहिए? टैक्स वेयर टू बी कलेक्टेड, ठीक है, लाइक अ बी कलेक्टिंग हनी, नाइदर हर्टिंग द फ्लावर नॉट टेकिंग टू मच। ये होना चाहिए टैक्स का सिस्टम। ये हम लोग बात करके रखे थे। उसके बाद बारे में बात किए थे हम लोग कि ब्रिटिश के टाइम पे टैक्स का सबसे मॉडर्न तरीका से लाया गया था और 1860 में सर विलियम्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फाइनली सबसे पहले 1922 में इंडियन इनकम टैक्स आया और फिर जब भारत आजाद हो गया तो नया इनकम टैक्स आया 1961 में, जो अप्लीकेबल कब से हो गया था? 1 अप्रैल 1962 से। लेकिन वक्त के साथ बीतता चला गया और हर साल कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट आता रहता है। तो इसी कारण से हर साल अमेंडमेंट आता रहता है। फाइनेंस एक्ट जब भी पास होता है हर साल। और हम लोग क्या बोले थे कि इनकम टैक्स का नया जो है एक्ट 2025 का भी आ गया। ये जस्ट तुम्हारा जनरल नॉलेज के लिए और कुछ खास नहीं। इवेंट का बात करें तो ये तुम्हारा लगभग कितना बोले थे? 324 BC के आसपास का बोले थे। फिर एंशिएंट टाइम का जो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में लिखा गया है। दूसरा 1860 ईस्वी में पहला आया था ब्रिटिश के द्वारा, जो था सर जेम्स विल्सन। फिर इनकम टैक्स 1922, फिर 61 जो 62 से इम्प्लीमेंटेड हुआ था। अब टैक्स स्ट्रक्चर का बात करो तो भारत के अंदर में 3 टायर का टैक्स स्ट्रक्चर चलता है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है और एक लोकल बॉडीज का होता है। ठीक है, इसी के आधार पर टैक्स को 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर में होता था? जो आदमी पैसा कमाएगा उसको पे करना पड़ेगा किसको? डायरेक्टली गवर्नमेंट को। और पे कौन करता है? तो CBDT पे करता है। इनकम टैक्स जो होता है ये तुम्हारा किसके ऊपर में चार्ज होता है? तो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनीज, ऐसा कोई भी। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? तो कंपनी के ऊपर में। कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जब हम लोग कोई अपना एसेट को बेचते हैं फायदा में। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कब लगता है? जब हम लोग कोई भी ट्रेड वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इसमें। फिर फीचर्स क्या था? पहला था प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि जितना कमाएगा उतना टैक्स लगेगा। फिर क्या? बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जो कमाया उसी को टैक्स देना पड़ेगा। प्रोमोट इक्वलिटी, यानी कि अमीर से लो और गरीब को बांट दो। ये सरकार का कहना होता है कि जो लोग जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। और टैक्स का पैसा का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट होगा, स्कूल का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात कर रहे थे हम लोग। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में क्या बोला था कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है हर एक लोग से। कोई मतलब नहीं, कोई रईस है, गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हर एक लोग से बराबर इक्वल अमाउंट में ही टैक्स का कलेक्शन होता है। और पेड जो होता है यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है, मतलब कंज्यूमर हम लोग पे करते हैं और सामने वाला आदमी जाके गवर्नमेंट को देता है। ये हम है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर है, ये एक सेलर है। ठीक है, अब क्या किया? कंज्यूमर सामान खरीदा, मान लो 1000 का, और इसमें 18% का GST लग गया। तो अब दाम कितना हो गया? 1000 का 18% कितना होता है? 180 रुपया। तो 1180 रुपया का दाम बन गया मेरा। इसमें 1000 किसका था? कॉस्ट, और 180 किसका है? GST का। टोटल इस आदमी को हम लोग पे कितना किया? 1180 रुपया। अब इसमें से ये आदमी क्या करेगा? इस 180 रुपया को ले जाके गवर्नमेंट को दे देगा। तो क्या वो देगा? इनडायरेक्ट। मेरा 180 पहुंचा कहाँ पे? सरकार के पास। लेकिन बीच में कौन आया? एक मीडिएटर आया जो हमसे कलेक्ट किया और सरकार तक पहुंचाया। फिर बात करें हम लोग इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटेड बोर्ड बाय द
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC याद रखना, ठीक है। उसका मेजर इनडायरेक्ट टैक्स आज के टाइम पे जो है वो जीएसटी चलता है। इसके अलावा कुछ चीज ऐसा जिसके ऊपर में आज वैट वगैरह भी चलता है और कस्टम ड्यूटी भी लगता है, ठीक है। ये कब आया? सबसे पहले ये हुआ 1 जुलाई 2017 से यह भारत के अंदर में लागू है। फिर रिप्लेस कितना किया? कई सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस था जिसमें हम लोग बोलते थे कि 17 टैक्सेस को सब्स्यूम्ड कर दिया गया। इसमें क्या यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा भारत में सेम टैक्स रेट पे चल रहा होगा जीएसटी। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी का बात करें तो कितना टाइप का हो सकता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी, ठीक है। अगर प्री जीएसटी का बात करें हम लोग तो इससे पहले एक्साइज था, वैट था, सर्विस था, कस्टम था, इसके अलावा कई और था, जिसमें से आज के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी और वैट किस पे लगता है? पेट्रोल, डीजल और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिकर, दारू, ये सब के ऊपर में लगता है तुम्हारा एक्साइज और वैट, आज भी लगता है। तो यहां तक हम लोग पिछला क्लास में कर चुके थे। अब यहां से हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन टेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। पिछला क्लास में क्योंकि पढ़ा चुके थे उसको डिटेल में, इसी कारण से अभी इसको रिवाइज कराए बहुत स्पीड के अंदर में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो था अपना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स का। आइए शुरू करते हैं। कंपैरिजन टेबल का बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में हम लोगों को कंपैरिजन करना है। अच्छा बताओ, डायरेक्ट टैक्स के अंदर में पेमेंट कौन करेगा? अगर हम इनकम कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स कौन देगा? हम ही देंगे। इसलिए यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है वो डायरेक्टली किसके द्वारा? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? जो इंसान कमाया वो टैक्स पेयर बनेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? थ्रू एक इंटरमीडियरीज। देखो ना यहाँ पे एक इंटरमीडियरीज आया था ना, तो जीएसटी का पेमेंट भी हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक इंटरमीडियरी है। एग्जाम्पल का बात करें तो इनकम टैक्स है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन जीएसटी, कस्टम ड्यूटी किसके अंदर में आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में। बर्डन यानी कि इसका बोझ किस पे जाएगा? इनकम टैक्स का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन जीएसटी का बर्डन हमेशा किसके ऊपर होता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर होता है। ये देखो, ये है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से सामान कहां पहुंचा? होलसेलर के पास। होलसेलर से कहां पहुंचा? रिटेलर के पास। रिटेलर से कहां पहुंचा? कंज्यूमर के पास। तो जीएसटी का जो बर्डन है ना वो शिफ्ट होता चला गया। यहां से जीएसटी चार्ज हुआ, जीएसटी चार्ज हुआ, जीएसटी चार्ज हुआ, ये सबको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता, पर कंज्यूमर को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्लास करेंगे जीएसटी का, उसके अंदर में देख लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे तुमको देखना यही है कि जीएसटी का फाइनल बर्डन किस पे पड़ेगा? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर में। अगर तुम एक बिस्किट खरीदता है और उसको खाता है तो जीएसटी उसके ऊपर में जो पेमेंट हुआ वो तुम्हारे पैकेट से हुआ। लेकिन अगर तुम उस बिस्किट का पैकेट को खरीदता है और तुम एक दुकानदार है और फिर उसको बेचता है तो जीएसटी का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा फिर से फाइनल कंज्यूमर के ऊपर में, तुम्हारे ऊपर में वो जीएसटी का पैसा नहीं लिया जाएगा। अब बात करें इक्विटी का, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है? मोर इक्विटेबल है, और ये क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कौन कैसे लेके जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या लेता है? एक तो इनकम टैक्स लेता है, दूसरा कॉर्पोरेट, कस्टम और सीजीएसटी लेता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट का बात करें तो ये एसजीएसटी लेता है, स्टैंप ड्यूटी लेता है और स्टेट एक्साइज लेता है। लोकल बॉडी जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स लेता है, वाटर टैक्स लेता है, ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अंदर बोला था इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स जनरली इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेजेस। 3 स्टेजेस से टैक्स जो वो पेमेंट होता है, मतलब टैक्स का पेमेंट करने से पहले हमको 3 स्टेज पार करना पड़ेगा। पहला स्टेज क्या होगा? तो सबसे पहला है डिक्लेरेशन बाय एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि भारत का जो इनकम टैक्स एक्ट है, गवर्नमेंट इनेक्ट द इनकम टैक्स एक्ट। तो सरकार पहले क्या किया? इनकम टैक्स एक्ट लेके आया, तभी तो तुम टैक्स देगा। ऐसे कोई भी खड़ा होगा तुमको बोल देगा लाओ भाई पैसा तुम दे देगा? नहीं। जब तक हम लोग उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक कोई आदमी पैसा देने को तैयार नहीं होगा। तो सरकार सबसे पहले क्या किया? इनकम टैक्स एक्ट लाया, जिसके अंदर बोला गया कि लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल, बिजनेस एंड एंटिटीज, दिस ले द फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ
टैक्सेशन इन द कंट्री, मतलब सरकार एक्ट लाया और एक्ट में लिख दिया कि भैया पैसा कमाएगा, इनकम होगा तो इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो आज इनकम टैक्स हम लोग को पे करना पड़ता है। सरकार बोला कि 12 लाख रुपए तक अगर कोई कमाता है, साल में अगर कोई 12 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, तो नहीं देना है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 12 लाख के ऊपर हुआ तब क्या करेंगे, टैक्स तो देना पड़ेगा भी। क्यों दे रहे टैक्स, आखिर क्या कारण है टैक्स देने का, क्यों हम लोग के ऊपर में ये इम्पोज हुआ है ना, लागू क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ये डिक्लेयर किया कि इनकम टैक्स एक्ट आ गया है जिसके अंदर टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। किससे? इंडिविजुअल, यानी कि आम आदमी, कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस से, कोई फर्म है कंपनी है उससे। तो इस तरह से इनकम टैक्स का जन्म हुआ, ठीक है। इस तरह से इंसान जो है वो टैक्स पे करने लग गया, कारण कि एक्ट आया। पहले जीएसटी नहीं था 2017 से पहले, तो कोई आके मेरे से जीएसटी मांग सकता था क्या? नहीं मांग सकता था। पर आज जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार वो एक्ट लेके आ गया, सरकार डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या? देखो कहानी ये है कि एक टैक्स पेयर जो होता है ना, ये मान लो हम, ठीक है, ये हम हैं, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, इनकम कमाते हैं, कुछ ना कुछ इनकम कमाते हैं, अलग अलग कई जगह से इनकम कमाते हैं। चैप्टर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम होता है। तो चैप्टर 2 के अंदर में कई सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो सारा जगह से इनकम कमाए, सबको जोड़ दिए, है ना, और सबको जोड़ने के बाद दिखाएं कि भाई मेरा एक साल में 28 लाख रुपया का इनकम हो रहा है। तो सरकार बोलेगा भाई 28 लाख रुपए कमा रहा है, बहुत कमाया, टैक्स दे दो, है ना, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। बोला ठीक है टैक्स दे लो। तो टैक्स दे दो क्यों? पहले टैक्स पेयर क्या किया, कंप्यूट किया। हम थे टैक्स पेयर, हम क्या किए, कंप्यूट किए कि मेरा इनकम कितना है। कंप्यूट करने के बाद रिपोर्ट देयर इनकम, हम जाके गए सरकार के पास कि देखिए 28 लाख रुपए हम कमाए हैं, सरकार को बताए। तो पहले क्या किया, हम कंप्यूट किए, कंप्यूट करने के बाद क्या किया, हम रिपोर्ट दिए, किसको, गवर्नमेंट को, सीबीडीटी को, कि भैया मेरा 28 लाख रुपए का इस साल का इनकम रहा। बोला ठीक है। बोला लेकिन देखिए 28 लाख का इनकम तो रहा, ठीक है, 28 लाख पे टैक्स दे दो। बोला कैसे 28 लाख पे टैक्स दे दे, आप तो बोल रहे 12 लाख रुपए क्या है, छूट है। बोला सही बात है, 28 में 12 लाख माइनस कर दिए, ठीक है। तो जो भी डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, बोला कि LIC करवा के रखे थे हम। बोला ठीक है, कितना का, 1.5 लाख का, तो भी माइनस करवा दिया। बोला ठीक है। तो जो भी मेरा इनकम हुआ उसमें से सब कुछ माइनस करने के बाद जो जो सरकार के द्वारा परमिसेबल है ना, क्या परमिसेबल है सरकार के द्वारा, तो डिडक्शन, ये कहां पे मिलता है, ये मिलता है चैप्टर 6A। इनकम टैक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 6A। वहां पे हम लोग देखते हैं डिडक्शन क्या क्या चीज में सरकार हम लोग को देके रखा है, छूट देके रखा है कि ये सब चीज अगर तुम करता है तो सरकार तुमको छूट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर LIC में हम पैसा डालते हैं तो सरकारी कंपनी LIC, और उसके अंदर में पैसा डालने के कारण से सरकार बोलता है कि ठीक है तुम अपना इनकम का इस्तेमाल सही जगह पे कर रहा है तो उसके ऊपर में टैक्स देने का जरूरत तुमको नहीं है। कितना मैक्सिमम लिमिट है, 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट हम लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का छूट, एग्जम्पशन, डिडक्शन अगर सरकार देके रखा हुआ है, वो सारा एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, ITR बोलते हैं हम लोग, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। और टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको असेस करेगा, असेसमेंट, है ना, असेस मतलब चेक करेगा। अब ये चेक करेगा जो हम चीज सब कुछ दिए, जो भी डिटेल हम दिए, वो सारा डिटेल हम अपने तरफ से दिए हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी आता है तो इसका जिम्मेदार हम खुद होंगे, सीधा बात है। डिक्लेरेशन भी दे दिए हैं। अब जब सरकार के पास गया, CBDT का कोई ना कोई एक ऑफिसर होगा जो मेरा जो इनकम टैक्स का फाइल रिटर्न हम भरे हैं उसको असेस करेगा, और जो असेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर।
ये असेसिंग ऑफिसर मेरा द्वारा फाइल किया गया आईटीआर को चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर उसको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, तो मेरा टैक्स का लाइबिलिटी जो है वो निकाल दिया जाएगा। करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी क्या होना चाहिए वो निकल जाएगा, और फाइनली हम लोग का कहानी स्टार्ट हो जाएगा अगला। ठीक है, अगला क्या है? कलेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, असेसमेंट में क्या हुआ, कितना इनकम है मेरा, एक्चुअल में क्या मेरा टैक्स लाइबिलिटी निकल रहा है, हम जो निकाल के दिए, गवर्नमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर था वो जो कंपेयर किया, उसके बाद एक फाइनल मेरा टैक्स लाइबिलिटी निकला। वो टैक्स लाइबिलिटी, उस टैक्स लाइबिलिटी को अब क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब जो हम लोग असेसमेंट के दौरान टैक्स को अपना डिटरमाइन किए थे, उसको क्या करेंगे, टैक्स अथॉरिटी को पे कर देंगे, वो कलेक्ट कर लेगा। दिस कैन हैपन थ्रू वेरियस मीन्स सच एज एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, टीडीएस, अलग अलग कई तरीका का टैक्स है। एडवांस टैक्स क्या होता है, तो इनकम हम कमाएंगे बाद में, टैक्स पहले दे दिए। सेल्फ असेसमेंट क्या हो गया, हम खुद से सब कुछ वेरीफाई कर लिए और खुद से हम लोग पे कर दिए सरकार को। जब अमाउंट बहुत कम होता है तो उस केस में हम लोग सेल्फ असेसमेंट में ही चले जाते हैं, खुद से चेक कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है, सैलरी उसको जब मिलता है ना, उसी टाइम पे उसका एम्प्लॉयर टीडीएस काट के उसको पेमेंट करता है। तुम लोग सुना होगा ना कि मेरा भैया का सैलरी जो है ना वो 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन काट कुट के हाथ में 80,000 ही बचता है, 90,000 ही बचता है। ये काट कुट के क्या काटा जा रहा है, ये काटा जा रहा है टीडीएस काटा जा रहा है, और कई डिडक्शन हो सकता है। वो सारा काटने के बाद फाइनल एक अमाउंट तुम्हारे भैया या दीदी के हाथ में मिल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया अपना कहानी खत्म। 3 स्टेप किस चीज का था, 3 स्टेप किस चीज का था, द इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स को 3 स्टेज में बांट दिया गया है, जिसमें पहला क्या था, सरकार टैक्स लेके आया, इनकम टैक्स एक्ट लेके आया। दूसरा कि कितना टैक्स देना है इसका असेसमेंट हुआ, और तीसरा फाइनली हम लोग पेमेंट कर दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। पहला है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविएशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहला, टैक्स प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मतलब क्या, हम लोग ना सोचेंगे पहले कि कहाँ कहाँ से टैक्स बचा सकते हैं। अभी अभी बोले ना कि 1.5 लाख रुपए तक का लिमिट है टैक्स बचाने का। ठीक है, कैसे, एलआईसी में पेमेंट कर दिया, और कई तरीका हो सकता है। चैप्टर 6A के अंदर में हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, पर क्योंकि क्लास 11 का वो सिलेबस नहीं है, फिर भी हम जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तुमको, तो चैप्टर 6A का कुछ मेन जो डिडक्शन होगा, वो मेन डिडक्शन हम लिखवा देंगे कि ये सारा डिडक्शन तुम्हारा सम बनाने में हेल्पफुल होगा। जैसे एलआईसी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा हो गया, तो ये सारा जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट हम लिखवा देंगे 5-6 तो। ऐसे बहुत लंबा सा लिस्ट है, पर सारा क्योंकि हम लोग का वो काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 11 में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टैक्स प्लानिंग के ऊपर में। तो सरकार हमको क्या बोला कि 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन तुम ले सकता है अलग अलग सोर्स से। तो हम वो अलग अलग सोर्स जो सरकार दे के रखा है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना हुआ, लाइफ इंश्योरेंस करवाना हुआ, फैमिली का इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम में पैसा डालना हुआ, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे हम लोग पेमेंट करेंगे। वो पैसा मेरा बच भी जाएगा, क्योंकि वो किसी स्कीम के अंदर में जमा ही हो रहा, मेरा ही पैसा है वो, तो हम उसको यूटिलाइज कर ले रहे हैं कहीं ना कहीं, और सरकार उस यूटिलाइजेशन के ऊपर में टैक्स नहीं लेता है। तो ये क्या हो गया, टैक्स का हम लोग प्लानिंग कर लिए कि किस ढंग से टैक्स को बचा सकते हैं, याद रखना, बचा सकते हैं। तो बचाए कैसे, ये लीगल तरीका से बताते हैं हम लोग, इसमें कुछ भी इलीगल काम नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा, लॉ के द्वारा जो भी चीज बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग टैक्स बचाने का प्रोसेस में लगे होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अब अगला है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइड, टैक्स को हम लोग क्या कर दिए, अवॉइड कर दिए। कैसे अवॉइड कर दिए, जब सरकार कोई एक्ट लेके आता है, तो कई बार उस एक्ट में कुछ खामी छूट जाता है, लूप होल्स छूट जाता है। ये जो लूप होल होता है, इस लूप होल का इस्तेमाल करके अगर हम टैक्स बचा लेते हैं,
तो ये इलीगल होगा क्या? नहीं, ये तो सरकार का गलती था जो सरकार लूप होल छोड़ा। हम इतना समझदार थे कि उस लूप होल को पकड़ लिए और वहां से अपना टैक्स बचा लिए। तो इसके लिए सरकार कभी हमको किसी भी तरह का सजा नहीं देगा। हम क्या किए, उस लूप होल का इस्तेमाल करके टैक्स को अवॉइड कर दिए। ठीक है, और ये लीगल है ना। लीगली रिड्यूसेस टैक्स लाइबिलिटी ऑफन बाय एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स इन द लॉ, है ना। तो लूप होल जो छूट गया है लॉ के अंदर में, उसका इस्तेमाल करके हम लोग टैक्स बचाए। ये इलीगल नहीं माना जाता है, इट मे बी कंसिडर्ड अनएथिकल, पर इसको अनएथिकल बोला जाता है एंड कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंट ऑफ टैक्स लॉ। तो हम लोग अगर इस तरह से टैक्स बचा लेते हैं तो ये एथिकल बोलता है कि तुम भाई अनएथिकल काम किया, तुमको पता चल गया लूप होल है तो सरकार को बता देता है तुम उससे टैक्स कैसे बचा लिया। पर इतना एथिकल आज के टाइम पे कोई होता नहीं है, तो ये अनएथिकल इंसान आदमी काम करता है, और ये अनएथिकल काम वही कर पाएगा जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा टैक्स के मामले को लेके, है ना। फिर एक आता है टैक्स एविएशन। अब टैक्स एविएशन क्या है? आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का, आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो प्लीज अपना जो भी मोहब्बत प्यार हमको देना है तुम लाइक और शेयर से दे दो, और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना चैनल को। अब आते हैं हम लोग टैक्स एविएशन। टैक्स एविएशन क्या हो गया? तो रेफर्स टू इलीगल मेथड सच एज हाइडिंग इनकम। मेरा अभी बोला ना 28 लाख का इनकम हुआ है, ये तो सरकार को बताएं, पर पता है एक्चुअल मेरा इनकम कितना हुआ था? 45 लाख का हुआ था। हमने चोरी की, ठीक है। क्या चोरी किया? हम सरकार को बताए कम, कमाए ज्यादा। कुछ पैसा तकिया के नीचे डालते चले गए, कुछ पैसा इधर उधर कहीं कहीं छुपा के रखते गए, जमीन में गाड़ दिए, टाइल्स के अंदर घुसा दिए, और सरकार को अपना एक्चुअल जो मेरा वेल्थ है वो पता ही नहीं चलने दे रहे। तो ये क्या है? एक गलत तरीका है, ये चोरी है टैक्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स एविएशन बोलते हैं। टैक्स एविएशन क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर में पेनल्टी भी लगता है, इसके ऊपर में सजा भी होता है, सब कुछ होता है। अभी अभी ये देखना तुम, कुछ दिन पहले रेड बोल के एक मूवी आया था, तुम लोग देखा होगा आई थिंक। तो रेड 2 आया था, उससे पहले एक मूवी आया था रेड बोल के भी आया था। तो रेड देखना, रेड 2 देखना, दोनों के अंदर में तुमको दिखेगा यही चीज कि एक आदमी है, एक नेता है या फिर कोई भी आदमी जो क्या कर रहा है, अपना पैसा बचा के रखा है, कहीं छुपा छुपा के रखा है, और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है और फाइनली उसको पकड़ लेता है। तो वो आदमी जो पैसा छुपा रहा था ना, रेड और रेड 2 के अंदर जो दिखाया गया है वो क्या था? टैक्स एविएशन था। और जब पकड़ा गया तो क्या हुआ? सामने वाला को बोला क्या, तुम क्रिमिनल वाला काम किया भाई, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगा, है ना, और इसके कारण से तुम्हारा रेपुटेशन तो खराब हुआ ही, ठीक है। और ये सारा चीज के कारण से तुमको कभी कभी जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। तो तुम जेल भी चल जाएगा, सजा भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, पेनल्टी भी लग सकता है, और कुछ जिसका तुम हिसाब किताब नहीं दे पाया सरकार उसको जब्त भी कर लेगा। अभी अभी तुम्हारा देखना, कुछ दिन पहले एक कर्नाटका में कांग्रेस का एमएलए है जिसके घर से 200 करोड़, हाँ 200 करोड़ पकड़ाया, 12 केजी गोल्ड पकड़ाया, और शायद 30-40 केजी के आसपास सिल्वर पकड़ाया, इतना कुछ पकड़ाया। इलीगल तरीका से उतना रखा हुआ था। तो वो क्या कर रहा था? टैक्स एविएशन कर रहा था। तो टैक्स का चोरी करेगा तो टैक्स एविएशन बोलते हैं। इस तरह से चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके कारण से चैप्टर 2 का भी तुम लोग अपना वीडियोस देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।